Hello guys, so this is lecture number 52 from the same chapter which is chapter number 9 from H.C. Verma और वो क्या था, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहले थियोरेटिकल लेक्चर्स देखा था हमने बहुत ही अच्छे से, उसके बाद 2 लेक्चर्स आए थे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के, जिसमें हमने बेसिक एक्सरसाइज लेवल क्वेश्चंस देखा था, अटेम्प्ट किया था, अच्छे से समझा था कि कैसे आप इन क्वेश्चन से लड़ोगे और कॉन्सेप्ट्स सीखोगे अच्छे से। तो गाइज उसी डायरेक्शन में ये थर्ड लेक्चर है ऑन सेम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एच.सी. वर्मा चैप्टर 9 और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर्स 12, 14, 15 एंड 17 डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है दैट मिस्टर वर्मा, जिसकी वेट जो है वो 50 kg है, एक्चुअली नॉट वेट बट मास, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, और मिस्टर माथुर जिनकी मास जो है वो 60 kg है, आर सिटिंग एट द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट जिसकी मास 40 kg है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम एक बना लेता हूँ। यहाँ पे सपोज करो दिस इज बोट जिसकी बेसिकली मास मैं लेता हूँ 40 kg और इसका जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर्स ऐसे गिवन है, और इस पे जो 2 मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर बैठे हुए हैं, तो एक तरफ मान लो कि इस तरफ मिस्टर वर्मा बैठे हुए हैं दैट इज 50 kg और इस तरफ मान लो मिस्टर माथुर बैठे हुए हैं 60 kg। स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर, एट फर्स्ट क्या है, ये पूरी सिस्टम रेस्ट पे है, ये वाटर है और ये पूरी सिस्टम इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट पे है बेसिकली, ऐसा गिवन है। नाउ टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडल ऑफ द बोट। एक मैकेनिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए वो दोनों ऐसे मिडल ऑफ द बोट आ गए, इधर मिस्टर वर्मा और इधर मिस्टर माथुर। नाउ नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन विथ वाटर, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा है कि बोट कितना मूव करेगी वाटर पे इस प्रोसेस के दौरान जब मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर दोनों सेंटर पे आए टू डिस्कस सम मैकेनिक्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो ये बोट मूव ही क्यों करेगी वाटर पे जब वो दोनों सेंटर पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको वैसे सोचना है, सबसे पहले ये चीज़ को आपको क्लियर करनी है माइंड में कि ऐसा क्यों होगा कि बोट मूव करेगा। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि इनिशियली देखो ये पूरा ही सिस्टम रेस्ट पे था, तो उस पूरे सिस्टम रेस्ट पे जब था वो पूरा सिस्टम, तो उसकी कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगी। जब मिस्टर वर्मा इधर थे, मिस्टर माथुर इधर थे और ये बोट ऐसे था, तो उसकी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सिस लेनी पड़ेगी, ओरिजिन लेना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे सबसे पहले बोट के लेफ्ट एंड पे ऐसा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ऐसा मानता हूँ, और यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ मैं, दैट इज 0,0। तो इस ओरिजिन से यहाँ जो मिस्टर वर्मा है जिनका मास 50 kg है वो तो बिल्कुल इस पॉइंट पे ही है, तो वो बेसिकली क्या होगा, उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0, हमें पता है m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 प्लस ऑफ m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट इज बेसिकली दी सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला, वो हमें पता है। प्लस जो मिस्टर माथुर है वो 4 मीटर्स पे है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 m1 x2 m2 x2 प्लस ये जो बोट है उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा यहाँ पे 2 मीटर्स पे, क्योंकि ये टोटल जो बोट का लेंथ है दैट इज 4 मीटर्स, 2 मीटर्स पे होगा, तो 40 एक्चुअली मास है मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड अपॉन तीनों का वेट दैट इज 60 प्लस 40 इज 100 एंड 150 लाइक दिस। ये है इनिशियली सेंटर ऑफ मास जब ये दोनों मिस्टर माथुर और मिस्टर वर्मा अलग अलग एक्सट्रीम्स पे थे। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 240 प्लस 80 अपॉन 150, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, बेसिकली 320 अपॉन 150 लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 32 अपॉन 15, दिस मच मीटर्स यहाँ पे आया। तो इसको आप अगर देखोगे तो इट इज़ समवॉट ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास इसका है बोट का उससे थोड़ा इस तरफ समवॉट ग्रेटर देन 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ होगा सेंटर ऑफ मास इस केस में जब वो दोनों एक्सट्रीम्स पे होंगे। अभी क्या हुआ, दोनों मैकेनिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए सेंटर पे आ गए, तो अभी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे आ गया। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 50 जो मिस्टर वर्मा है मल्टीप्लाइड बाय उनका अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास 2 होगा, प्लस मिस्टर माथुर का भी 2 हो जाएगा क्योंकि वो भी सेंटर पे आ गए, प्लस बोट का तो सेम 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 150, ये होगा अपने पास। तो इसको आप कैलकुलेट करो, दैट इज 100 प्लस 120 प्लस ऑफ 80 दैट इज 300 अपॉन 150, दैट इज वॉट, दैट इज नथिंग बट 2। दिस इज वॉट 300 अपॉन 150, सो 150 टाइम्स 2 इज 300 दैट इज 2। तो एक्जैक्टली सेंटर पे, वैसे भी हम बता सकते थे देख के, जब सब कुछ सेंटर पे ही आ गया है तो ऑब्वियसली वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा फ्रॉम दिस ओरिजिन आपको सेम रखनी है। तो यहाँ से आप देखो तो इनिशियली कहाँ था, इनिशियली उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो 32 अपॉन 15 पे था, इतने मीटर्स पे था। बाद में सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, 30 अपॉन 15 यानी कि 2 पे आ गया। बट इस दौरान मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग के दौरान क्या कोई फोर्सेज लगी थी इस पूरे सिस्टम पे, कहीं भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी थी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी थी। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो उसके सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, वेल डिस्प्लेस होगी नहीं उसकी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो उसकी सेंटर ऑफ मास अगर डिस्प्लेस नहीं होगी पूरे सिस्टम की, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जहां इनिशियल उसका सेंटर ऑफ मास था
दैट इज 32/15। वहां पे ही उसको आना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को। एक्चुअल में कितनी डिस्प्लेस करनी पड़ेगी टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन पे क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए सेम पोजीशन पे होगी उसकी सेंटर ऑफ मास। तो सेम पोजीशन पे होगी तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना बेसिकली इस बोर्ड को मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे ऐसा। तो उसके लिए आप देखो तो 32/15 माइनस ऑफ 2 दैट मच, यानी कि कितना 2/15 मल्टीप्लाइड बाय आप अगर 100 करोगे तो दैट विल बी 5 times 3 is 15, 20 दैट इज 40/3, 40/3 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 13.33 लाइक दिस मच मीटर्स बेसिकली, लाइक दिस। तो इतनी एक्चुअली मीटर्स उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब बोट को आगे की ओर मूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजिशन, उसी पोजिशन पे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है जो उसके सेंटर ऑफ मास के पोजिशन को इधर उधर करे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बेसिकली सेम रहेगी और उसको सेम रखने के लिए ही बोट को एक्चुअली डिस्प्लेस करना पड़ेगा। कितना? तो 13.33 मीटर्स बेसिकली डिस्प्लेस करना पड़ेगा, नॉट मीटर्स, बेसिकली सेंटीमीटर्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट इज 13.33 सेंटीमीटर्स एंड एच सी वर्मा सर ने इसको अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर्स लिखा है, विच इज बेसिकली द आंसर। सो इट्स नॉट मीटर, बेसिकली इट्स सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है। सो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट द बलून, दिस वन इज बेसिकली बलून, द लाइट रोप, दिस वन एंड द मंकी, दिस इज बेसिकली मंकी शोन इन फिगर आर एट रेस्ट इन दी एयर। सबसे पहले ये तीनों सिस्टम मैं कंसिडर करता हूँ, ये रेस्ट पे। इफ द मंकी रीचेज द टॉप ऑफ द रोप, अगर ये मंकी यहाँ पे आ गया टॉप ऑफ द रोप, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड, कितने डिस्टेंस से ये बलून नीचे आएगा। तो अगेन यहाँ पे भी मिलता जुलता सवाल है पहले क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करो तो। सबसे पहले देखो ये 3 मैं सिस्टम ले रहा हूँ, सिस्टम पे इन पूरे ही मोशन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ये तीनों का मैं सिस्टम ले रहा हूँ तो एक्चुअली मंकी जब ऊपर जा रही है तो वो इंटरनल मामला, इट्स नॉट बेसिकली एक्सटर्नल मामला। तो एक्सटर्नल कोई भी फोर्सेस लग नहीं रहे, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अगेन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बेसिकली सेम पोजीशन पे होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा अपने पोजीशन पे। तो जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा, वेल फाइनली सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे होनी चाहिए बिकॉज ऑफ नो एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले तो आप इनिशियल निकालोगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, वो निकालने के लिए आपको अगेन ओरिजिन और एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर करता हूँ मंकी के सेंटर पे। दिस इज एक्स एक्सिस जिससे कुछ लेना नहीं है हमें, दिस इज वाई एक्सिस, दिस बेसिकली। तो वाई एक्सिस पे देखो सबसे पहले स्मॉल m इंटू 0 हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे ही ऐसी एक्चुअली ओरिजिन है, मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस L डिस्टेंस है, ये रोप का तो कोई मास नहीं है, एंड दिस इज बलून m मल्टीप्लाइड बाय इसका सेंटर बेसिकली मैं L डिस्टेंस पे ही लेता हूँ, L अपॉन स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M लाइक दिस। सो ml अपॉन स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द इनिशियल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। फाइनली क्या हो रहा है, वेल फाइनली जो मंकी है वो बेसिकली ऊपर चढ़ जा रहा है, ऐसे L डिस्टेंस ऊपर चढ़ जा रहा है। तो उसके बाद अगर आप सेम ओरिजिन से कंसिडर करोगे तो स्मॉल m इंटू L प्लस ऑफ कैपिटल M इंटू L आएगा अपॉन स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M, एंड इसको कंसिडर करोगे तो L कॉमन हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बिकम L। तो अभी L हो गया, तो यानी कि चेंज हो रहा है एक्चुअली, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज हो रहा है उसको नलीफाई करने के लिए एक्चुअली बलून नीचे आएगा। तो अभी बलून डिसेंड करेगा तो मंकी भी यहाँ पे है तो एक्चुअली वो भी डिसेंड करेगा साथ में, तो दोनों ही को बेसिकली डिसेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M जो है वो दैट इज लेसर देन 1। लेसर देन 1 मतलब क्या, L यहाँ पे है तो कुछ यहाँ पे होगा वो, तो इनिशियली यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास हो गया हमारे पास, दैट इज इनिशियल। फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, दिस वन L आ रहा है, तो ये फाइनल सेंटर ऑफ मास हो गया। बट उसको आना कहाँ चाहिए था, आना यहाँ पे ही चाहिए था। तो उसको वहाँ पे ही लाने के लिए क्या होगा, ये बलून और ये मंकी का जो सिस्टम है, ये रोप, ये सारा एक्चुअली क्या होगा, नीचे आएगा, ऐसे डिसेंड करेगा। तो जब डिसेंड करेगा वो तो एक्चुअली कितना डिसेंड करेगा कि उसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आए। तो देखो L सेंटर ऑफ मास है इसकी फाइनली यहाँ पे, तो इसी सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ही रहेगा और ओरिजिन भी यहाँ पे ही रहेगा। तो अभी ये जब इतना डिस्प्लेस करके नीचे आएगा, ऐसे बलून यहाँ पे हो जाएगा मान लो, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ये रोप ऐसे रह जाएगा, तो ओरिजिन यहाँ पे ही रह गया। बट इस ओरिजिन से अभी देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, वेल यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, दैट इज इनिशियल पोजीशन पे आ गया जब एक्चुअली बलून डिसेंड किया नीचे। तो बलून डिसेंड किया मतलब क्या, उसके साथ मंकी भी नीचे आ रहा है, क्योंकि मंकी एक्चुअली उस रोप पे ही लटका हुआ जो कि बलून के नीचे है। तो इसलिए क्या होगा, इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आया, दैट इज नथिंग बट स्मॉल ml प्लस कैपिटल ml माइनस ऑफ ml अपॉन स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M, एंड दैट इज व्हाट, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज स्मॉल ml अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज बेसिकली द आंसर। इतनी डिस्प्लेस करनी पड़ेगी इस बलून को, इतनी डिसेंड करनी पड़ेगी बलून को जिसके साथ मंकी भी लटका हुआ है, तभी जाके सेंटर ऑफ मास जो फाइनल आ रहा था यहाँ पे L पे, वो सेम पॉइंट पे आ जाएगा। कितने पॉइंट पे, वेल ओरिजिन से जो इनिशियली कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M था, तो एक्चुअली
इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगी। ओरिजिन सेम जगह पे रह जाएगा, सेम जगह पे ओरिजिन है तो वहां से डिस्टेंस अगेन कितना हो जाएगा, सेम सेंटर ऑफ मास के जितना, दैट इज दिस वन, अगर अभी आप कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था गाइस। एक बार फिर से देखना है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा देख लेना, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो साथ में हो रही है। और क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बिकॉज टू मेक द सेंटर ऑफ मास पोजिशन सेम, तो उसको लाने के लिए ऐसा पूरा मामला हो रहा है। तो फाइनली जो यहाँ पे आपका एल पे आ रहा था उसको आना कहाँ पे चाहिए था, एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस ऑफ कैपिटल एम पे आना चाहिए था, और वो यहाँ है ओरिजिन के तहत, ओरिजिन से डिस्टेंस वो यहाँ है, दैट्स वाई इसको नीचे आना पड़ रहा है। तो इसको एक बार ध्यान से देखना, अगर कोई भी डाउट है तो फिर से मुझसे पूछना, कमेंट में पूछना, या सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ से पूछना। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है that find the ratio of the linear momentum of two particles of masses 1 kg and 4 kg if their kinetic energies are equal। ओके, यहाँ पे kinetic energy और momentum के बीच का कुछ मामला है। तो सबसे पहले दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं। momentum क्या होता है, m into v होता है। kinetic energy क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल लगेगा बट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो गया आपके, देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। बट अगर ये रिलेशनशिप मालूम नहीं होगा बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी तो आप थोड़ा सोच में पड़ सकते हो, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ से देखो आप इसको अगर स्क्वायर करोगे, पी स्क्वायर करोगे, दैट इज मोमेंटम स्क्वायर, सो दैट विल बी एम स्क्वायर वी स्क्वायर। बट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। दूसरा m से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो m से डिवाइड कर दो। तो अभी m कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m इज बेसिकली व्हाट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। इसके इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे m1 गिवन है दैट इज 1 kg एंड m2 गिवन है दैट इज 4 kg, ये हमारे पास गिवन है। एंड कह रहा है काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, मतलब ke1 इज इक्वल टू ke2 हो गया। तो बोल रहा है मोमेंटा का कितना रेशियो होगा बेसिकली। तो ke1 को मैं क्या लिखूंगा, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 लिख दूंगा, दैट इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2 लिख दूंगा। डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अभी p को एक तरफ ले आओ तो p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट हो गया, m1 अपॉन m2। तो m1 इज 1 kg, m2 इज 4 kg। तो अंडर रूट आप करोगे इसको, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, सो दैट इज हाफ। तो 1:2, मतलब p1 इज टू p2 इज वॉट 1:2। तो ये बहुत ही ईजी सवाल था, बट आपको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर अपॉन 2m। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बट एक बार मैं फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ इसको, ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। तो लिख रहा है, मैन ऑफ मास 50 kg स्टार्ट्स मूविंग ऑन द अर्थ एंड एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। स्टार्ट्स मूविंग मतलब ये अर्थ है अपने पास, और इसके ऊपर मान लो कोई भी मैन ऐसे होगा हमारे पास। इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, मतलब क्या, जो इनिशियल मोमेंटम है वो बेसिकली जीरो था अपने पास। इनिशियल मोमेंटम जीरो कैसे था, बिकॉज m1 मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जो वेलोसिटी है वो बेसिकली जीरो थी दोनों की, अर्थ की भी और इस मैन की भी। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था। अभी मैं मोमेंटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैन है और ये जो अर्थ है उन दोनों को ही मिलाकर मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, और सिस्टम पे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एफ एक्सटर्नल इज बेसिकली जीरो, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, आप प्लीज़ जाकर उसको वापस से देखो। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज बेसिकली जीरो, तो जो मोमेंटम होगी सिस्टम की वो कंजर्व होगी। तो इसीलिए अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ व्हाट स्पीड डज द अर्थ रिकॉइल। एक्चुअली अर्थ रिकॉइल ही क्यों करेगा, तो उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। क्यों करेगा, टू कीप द मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए एक्चुअल में अर्थ को रिकॉइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इनिशियल मोमेंटम जीरो है हमारे पास, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। बट क्या है, ये आदमी ने इतनी स्पीड एक्वायर कर ली है 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो मान लो आदमी इस तरफ मूव कर रहा है, और इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, लाइक दिस, इस तरफ मूव कर रहा है, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो दैट इज m इंटू वी। मास कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाई वी कितना है 1.8 मीटर्स पर सेकेंड, लाइक दिस। तो इसको जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कि इसको जीरो करने के लिए, मतलब राइट हैंड साइड को जीरो करने के लिए, अगर ये आपकी टर्म पॉजिटिव है तो कोई एक नेगेटिव वाला टर्म होना चाहिए जो कि राइट हैंड साइड को भी जीरो करे। तो इसीलिए उसके लिए ही अर्थ को रिकॉइल करना पड़ेगा। अगर ये इधर जा रहा है तो अर्थ को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ताकि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो। नेगेटिव वेलोसिटी मान लो v मैं ले रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ, दैट इज गिवन 6 × 10⁻24। तो ऐसा होना ही पड़ेगा, तब भी जाकर राइट हैंड साइड भी जीरो होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ दिस मैन एंड अर्थ, एंड दैट्स वाई अर्थ इज गोइंग टू रिकॉइल जब कोई आदमी जो है उसके ऊपर एक तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा एंड एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। और कितनी भी स्पीड एक्वायर करे तो उस हिसाब से अर्थ को रिकॉइल करना पड़ेगा टू कीप द फाइनल मोमेंटम ऑल्सो जीरो, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। और तभी ये 50 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई 6 × 10⁻24 होगा यहाँ से ऐसा।
तो यहाँ से आपको v निकल जाएगा, जिससे एक्चुअली में अर्थ रिकॉइल करेगा, दैट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई 1/8/6 × 10⁴ लाइक दिस। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 6 × 3 = 18, दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24, और इसको आप बोल सकते हो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 मीटर्स पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से एक्चुअली अर्थ रिकॉइल करना ही पड़ेगा उसको टू कीप द मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम ऑफ दिस मैन एंड अर्थ। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बट मैथमेटिकली बहुत ही ईजी था, बट मैंने इसको डिस्कस किया था कि एक बार फिर से आपकी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो गाइज ये 4 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के, जो मैं होप करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को एक अच्छा खासा बूस्ट किया होगा, आपके बेसिक्स को एक स्ट्रॉन्ग बनाया होगा ये चारों क्वेश्चन। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, आगे की एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखो गाइज, उसको सॉल्व करो, उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी HCM के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।